हेलो एवरीवन। असम में अचानक हालात बदल गए हैं। एसआईआर लागू करने की जैसे ही खबर आती है, असम में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों में भगदड़ मच जाती है। देखते ही देखते असम के बॉर्डर से लेकर के अंदरूनी इलाकों तक लोगों का रातों रात गायब होने का सिलसिला शुरू होता है। आखिर ऐसा क्यों? इसका एक सीधा और सिंपल सा जवाब है। एसआईआर का मतलब है जीरो टॉलरेंस टू इलीगल इमिग्रेंट। अर्थात वर्तमान समय अगर हम स्थिति का जायजा लें तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देने को मिलता है कि जो लोग फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से, इलीगल सेटलमेंट के माध्यम से या घुसपैठ करके असम में यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं या भारत में प्रवेश कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया जिन जिन भी राज्यों में लागू होती जा रही है वहां से इन लोगों का भागना शुरू हो रहा है, भगदड़ मच रही है और लोग यहाँ पर रातों रात गायब हो रहे हैं। आज हम यहाँ पर इसी मुद्दे को आपको समझाएंगे। ऑलरेडी हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हम पश्चिम बंगाल के मुद्दों को हमने एसआईआर के माध्यम डिस्कस किया था कि वहां से भी अवैध बांग्लादेशी किस तरीके से यहाँ पर बाहर भाग रहे हैं, बांग्लादेश वापस जा रहे हैं, और यही सिलसिला जो है असम में भी शुरू हो रहा है। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि एसआईआर क्या है, असम में एसआईआर के लागू होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ पर किस तरीके से जो भगदड़ मची है उसके पीछे का रीजन क्या है, भारत के असम और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में डेमोग्राफिक चेंज यहां पर अवैध घुसपैठ से कैसे होती है, और साथ ही साथ भारत में नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर एसआईआर के लागू होने से किस तरीके का प्रभाव और सुरक्षा के मुद्दे से कितना जरूरी है। तो इस सभी चीजों को लेकर के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीएससी एकेडमी में। मैं राविंद्र सिंह आप सभी को आज डिस्कस करेंगे एसआईआर कानून और भारत में असम के मुद्दे को, आखिर लोग वहां से क्यों तेजी से पलायन हो रहे हैं। तो स्थिति यहां पर समझिएगा। देखिए हुआ क्या था, भारत में कई सारे राज्यों में एसआईआर लागू किया गया। सबसे पहले बिहार से शुरू होता है, बिहार में चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद देखा जाए तो 12 और राज्यों में इसकी घोषणा कर दी जाती है, जिसमें यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल भी जैसे राज्य यहां पर शामिल थे। उस समय एक सवाल किया जाता है, सवाल यह था कि आखिर असम में एसआईआर को लागू क्यों नहीं किया गया, जबकि असम में 2026 में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, वहां पर आपने एसआईआर लागू कर दिया था। तो उसके बाद यहां पर काफी सवाल जवाब हुए और फाइनली यहां पर निर्वाचन आयोग ने अब घोषणा कर दी कि हम असम में भी एसआईआर लागू करेंगे, लेकिन एसआईआर जो है वो कानून एसआईआर जैसा नहीं होगा, इसमें हम थोड़ा सा बदलाव करके और इसे एसआर के तौर पर लागू करेंगे। रहेगा कानून एसआईआर जैसा ही लेकिन थोड़े बदलावों के साथ, और इसलिए इसे एसआर कहा गया है। तो थोड़ा समझाइए हैं आखिर ये एसआर एसआईआर से अलग कैसे है, असम में जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है या एसआर की प्रक्रिया है वो कैसे किन चरणों में पूरी होगी, और आप इसके साथ अगर आप असम से हैं तो इसमें कैसे जुड़ सकते हैं वो भी समझिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर, देखिए निर्वाचन आयोग ने यहां पे स्पष्ट किया है कि असम में जो एसआईआर पूरी तरीके से यानी सारी जो प्रक्रिया एसआईआर की जो बाकी राज्यों में लागू हो रहे हैं वैसा नहीं है, असम में इसे थोड़े बदलावों के साथ लागू किया जा रहा है और ये जो होगा एसआर होगा। तो थोड़ा अंतर क्या है और दूसरा इसमें आप जुड़ेंगे कैसे वो समझिए। तो एसआईआर को लेकर के मुद्दा क्या था, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सभी ने पूछा कि भाई एसआईआर आपने लागू क्यों नहीं किया असम में, तो वहां पे देखिए उन्होंने कहा कि देखिए समस्या ये है कि हम एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के यहां पर असम में लागू नहीं करें, वहां पे ऑलरेडी काफी कुछ चल रहा है, इसलिए हम लागू कर रहे हैं विशेष पुनरीक्षण यानी एसआर। इसको लेकर के सोमवार को इसकी घोषणा कर दी गई है और सारी जो प्रक्रिया होगी वो आपको शुरू हो रही है 22 नवंबर से और 10 फरवरी तक आपको पूरी हो जाएगी, ठीक है। आयोग ने यह भी बताया कि देखिए असम में जो स्थिति है वो नागरिकता को लेकर के कई सारे मामले, एनआरसी वाला जो मुद्दा इत्यादि था वो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और इसके ऐसे में यहां पर एसआईआर को लागू करने से समस्याएं ये होती कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए एक अलग से अधिसूचना जारी की जाती जो कि यहां पर समस्या क्रिएट करती है, इसलिए हम वहां पर उसको लागू नहीं कर रहे हैं और उसी की जगह हम एसआर करेंगे। एसआईआर में क्या होगा, एसआईआर से अलग कैसे है तो इसमें समझिएगा। देखिए ऑलरेडी अगर असम में देखें तो स्पेशल समरी रिवीजन चल रही है। अब स्पेशल समरी रिवीजन के साथ साथ एसआईआर नहीं लाएंगे, वहां पर हम ला रहे हैं एसआर। एसआर में सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म नहीं भरना है, एक अंतर ये रहेगा, गणना फॉर्म आपको नहीं भरना। अगर आप असम से हैं तो वहां पर क्या करना है, गणना फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन जो बीएलओ जैसे अधिकारी होते हैं वो घर घर जाकर के सत्यापन तब भी करेंगे। तो जो अवैध बांग्लादेशी इत्यादि लोग हैं, रोहिंग्या इत्यादि, उनकी सत्यापन होगी, भारतीय हो नहीं हो, उसके बाद आपको उठा करके बाहर कर दिया जाएगा। उसके साथ अगर आप यहां पर भारतीय हैं तो वहां पर आपके नाम इत्यादि में अगर कोई गलती है, कोई समस्या है, तो अपने नाम, उम्र, फोटो इत्यादि को आपको ठीक कराने का मौका एसआर के अंतर्गत दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, ये पूरी यहां पे जो प्रक्रिया है देखा जाए एसआर की,
कब कब कैसे कैसे चरणों में पूरी हो रही है वो समझिएगा। 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक एसआर की प्रक्रिया घर घर जाके कंप्लीट होने वाली है। इसको लेकर के प्रशिक्षण, दस्तावेज और प्रिंटिंग आदि का जो काम होगा वो 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, 21 नवंबर तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद इस दौरान ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन जो है 21 दिसंबर तक हो जाएगा और इसको लेकर के दावे आपत्तियां जो है 27 दिसंबर से 22 जनवरी तक दाखिल की जा सकेंगी और 10 फरवरी तक फाइनल यहां पर एक आपको स्थिति क्लियर कर दी जाएगी, एसआर की प्रक्रिया आपको असम में पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब मुद्दा यहां पे समझिए, ये जो स्थिति है ना, अब एसआर की जो घोषणा है, जो एसआईआर जैसा ही कानून है, ये आप जो इमेज यहां पर देख रहे हैं वो भागते हुए अवैध रोहिंग्या और मुस्लिमों की, ये बॉर्डर एरिया देखिए जहां पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही। गांव और कह सकते हैं बस्तियों से लोग अपना अपना सामान लेकर के भागना शुरू कर चुके हैं और यहां तक कि इन्होंने जो अवैध कब्जा कर रखा था वहां पर सरकार के द्वारा तेजी से कार्यवाही करते हुए बुलडोजर कार्य यानी कि सभी निर्माण कार्य जो अवैध रूप से किए गए थे इन अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की बस्ती पर, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। तो स्थिति कुछ ऐसी, एक बड़ी अच्छी खासी हजारों लाखों की संख्या में इनका भारत में यहां पर स्थिति है, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे वो आपके अवैध बांग्लादेशी हैं। अब पूरी घटना को आपको समझाएंगे। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जो थी वो क्या था। एसआईआर में क्या हो रहा था कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा था। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा था। जिनकी मौत हो चुकी है ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा था उनके नाम, और वोटर लिस्ट में अगर नाम पता इत्यादि गलत हुआ है तो उसे भी ठीक किया जाना है एसआईआर के तहत। बीएलओ जो है वो घर घर जाकर के ये सारी प्रक्रिया पूरी करने वाले थे और इस एसआईआर के तहत एक चीज स्पष्ट की जा रही है कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से नहीं छूटेगा, यानी भारतीय नहीं छूटेंगे। लेकिन अगर आप अवैध यहां पर रूप से भारत में रह रहे हैं, कोई विदेशी हैं, तो कोई भी अयोग्य मतदाता भी इसमें शामिल नहीं होंगे, उनको हटा करके बाहर किया जाएगा। ठीक है, अब स्थिति समझिएगा असम और जो मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की। ठीक है, ये है, आप मैप देखिए, ये है यहां पर आपका बांग्लादेश है और ये आपका असम है। और यहां से अगर हम देखें भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इन दोनों से यहां पर आपका कनेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्ट में हम देखें तो यहां पे है आपका रखाइन जहां से रोहिंग्या मुस्लिम निकले हैं, और ये आपका बांग्लादेश है जहां से अवैध है आपके बांग्लादेशी जाते हैं। तो ये रखाइन वाले जो प्रांत से निकल करके ये बांग्लादेश जा रहे हैं और बांग्लादेश से होते हुए यहां पर भी प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के त्रिपुरा और मेघालय जैसे मणिपुर से होते हुए भी यहां पर नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर रहे हैं, और बांग्लादेशी भी यहां पर देखा है तो बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और भारत के नॉर्थ ईस्ट के रीजन में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, ये भारत के पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट पर अच्छा खासा कब्जा कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है और एक बड़ी संख्या में जो है आपको भारत के लिए सुरक्षा खतरा भी क्रिएट कर रहे हैं। स्थिति आप कुछ ऐसा भी देखिए, असम की जो वर्तमान स्थिति है, असम में यहां पे जो लागू हो रहा है ये है असम यहां पर देखिए ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये दो बॉर्डर जो है असम साझा करता है बांग्लादेश से। ठीक है, बाकी यहां पर इनकी ज्यादा जो बॉर्डर लग रही है वो मेघालय से लगती है, लेकिन असम में यहां से और यहां पर आप देखा जाए दो अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश असम से, और यहां से आप प्रवेश करता है बांग्लादेशी आपके असम में, और इसके कारण जो है इन इलाकों में इनकी संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। कई सारे डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं और इसके कारण आपको यहां पर काफी समस्या क्रिएट हुई है, लोगों को यहां पर आपका विरोध भी काफी हुआ है। अब इसी चीज को ध्यान में रख करके जो वहां की सरकार है, हेमंत बिस्वा सरकार, वो इसको एक तरीके से देखा जाए तो असम के आप इन्हें योगी कह सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ही बड़े स्तर पर इसको लेकर के एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एनआरसी को लेकर के इनका एक था, एनआरसी लागू किया जाना चाहिए था। उसके बाद एसआईआर को लेकर के ये पूरी तरीके से पक्ष में है और ऑलरेडी यहां पर अवैध घुसपैठियों पर असम सरकार जो है तेजी से एक्शन भी ले रही है। कैसे ले रही है उसको भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पे बड़ी संख्या में, छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, समझिएगा। देखिए अवैध प्रवासी भारत पर बोझ है। क्यों बोझ है? अगर आप देखें यहां पर जो बुलडोजर आप देख रहे हैं ना, असम में करीब 1 लाख बीघा जमीन जो है इन लोगों ने कब्जा कर ली थी। 1 लाख बीघा, समझिएगा, से ज्यादा भूमि पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। सरकार ने तेजी से एक्शन लिया और हेमंत सरकार ने बुलडोजर के माध्यम से पूरी की पूरी यहां पर बस्ती को खत्म किया। 1 लाख बीघा जमीन जो इन्होंने कब्जा कर रखी थी, क्योंकि होता क्या है, पहले कब्जा करेंगे, पहले एक आदमी आता है, एक छोटी सी बस्ती है, झुग्गी डालेगा, फिर 2-4 आएंगे वो बसाएंगे, फिर धीरे धीरे उनकी पूरे गांव बस जाएगा और फिर वो धीरे धीरे उसको वो बिल्डअप करते हैं, मकान बनाना शुरू करते हैं और अचानक से आप देखोगे कि आप ही के संसाधनों पर, जमीन पर अवैध रूप से यहां पर लोग आकर के बस जाते हैं और आप अपनी जमीन वापस लेने जाओ तो ये एकजुट होकर के आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, चाहे प्रशासन हो चाहे आप आम नागरिक हो, उनके विरुद्ध यहां पर हिंसात्मक घटनाएं यहां पर शुरू हो जाती हैं।
तो समस्या ये थी, और इसी चीज को लेकर के देखिए सरकार का इसमें कहते हैं सजग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने यहां पे लोगों के अधिकारों का, संसाधनों का सुरक्षित करना है तो आपको तेजी से एक्शन और निर्णय लेना चाहिए, जो कि असम सरकार कर रही है। सीएम हिमंता जो है घुसपैठियों पर उन्होंने तेजी से एक्शन लिया। किया क्या उन्होंने, 30,000 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों के उन्होंने खदेड़ दिया है, एक बड़ी इसके साथ। और देखिए उसके बाद यहां पर देखिए ये बॉर्डर है असम का, ठीक है, ये असम का बॉर्डर है। यहां पर आप देखिए इलीगल इमिग्रेंट की संख्या देखिए, यहां पर आप प्रवेश करते हैं इस इलाके में जहां पर असम का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से। और ये हिस्सा जो है अगर आप देखें तो ज्वाति, माटी और बेटी कंटिन्यूटी यहां पर है, फाइट इनके विरुद्ध है। 59 बांग्लादेशी और 29 रोहिंग्या इस इलाके में यहां पर आपको पाए गए, और इनको यहां पर बाहर किया गया है। टोटल 88 यहां पर इन्हें पुश बैक किया गया है वापस से। इसमें देखा जाए तो असम सरकार के द्वारा लगातार ऐसे क्षेत्रों से, असम के इलाकों से इनको बाहर करने का प्रयास चल रहा है। एक चीज और यहां पे देखिए, समय समय पे इनके द्वारा एक्शन किया गया है, अलग अलग इलाकों की पहचान करके जहां भी इनकी संख्या बढ़ती हो वहां से एक एक्शन और इनके द्वारा किया गया। 6 बांग्लादेशी नागरिकों, 10 रोहिंग्या सुरक्षित वापस यहां पर पुश बैक किया जा रहा है। पुश बैक इनको किया जा रहा है बांग्लादेश की बॉर्डर पर, पुश बैक किया जा रहा है इनको यहां पर असम से बाहर करने को लेकर के, नो मैंस लैंड में इनको भेजा जा रहा है। तो ये स्थिति लगातार इनके सरकार के द्वारा कहते हैं कि बहुत ही तेज। अब यहां पर यह है कि चलिए बॉर्डर इलाके पर काम, लेकिन जो अंदरूनी क्षेत्रों में भी घुस गए हैं उनको भी एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर, क्योंकि आधार कार्ड और अन्य तरीके के यहां पर पहचान पत्र बना करके ये आपके क्षेत्रों में बहुत तेजी से बस जा रहे हैं, और स्थिति ऐसी हो जा रही है कि आप कुछ समय के बाद भेद ही नहीं कर पाएंगे। अगर 1-2 पीढ़ी इन्होंने क्रॉस कर ली या 1-2 पीढ़ी और इनकी आ गई तो यहां पे पहचान करना, इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहां ही देखा जाए तो कई सारी ऐसी सरकारें हैं जो इनको यहां पर सपोर्ट करने लग जाती हैं, और धीरे धीरे इनको हर तरीके के यहां पे चीजें मुहैया करा देती हैं, जिससे आगे चल करके डेमोग्राफिक चेंज आता है और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं। स्थिति कुछ ऐसी यहां पर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं भी जो सपोर्ट करते हैं। यहां पे देखिए कांग्रेस नेता है, एक यहां पे एक्टिविस्ट है, इनका नाम यहां पे क्या है, इमरान मसूद, ये कांग्रेस के सांसद हैं। और ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें देश से नहीं निकाला जाना चाहिए। अब बताइए, आपके यहां भी हजारों की मात्रा में लोग गरीब हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरे देश के लोगों को यहां पर गरीबी के नाम पर अगर आप लाएंगे तो भारत इसमें विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और उस जनसंख्या के लिहाज से आपके पास संसाधनों की कमी है। आप उन संसाधनों को समुचित रूप से यहां पर पूरा कर पाएं, सुरक्षित रूप से सभी को उपलब्ध करा पाएं, यही सबसे बड़ी सरकार के समक्ष चुनौती है। और आप उसमें भी गरीबी, मुस्लिम और अन्य तरीके का बातें बोल करके उन लोगों को आप बाहर लाएं, वो आपके अपने हैं भी नहीं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट तो करना बंद करिए, ठीक है, ये अपने ही देश के यहां पर विरोधी से नजर आते हैं। एक एक्टिविस्ट हैं वो, ये देखिए ये भी क्या कह रहे हैं, सईदा हामिद, ये कह रही हैं अवैध बांग्लादेशी असम में रह रहे होंगे, ये मानती हैं, ठीक है, अगर वे रुकते हैं तो क्या गलत है, अब बताइए। वे अवैध रूप से आपके देश में, अगर आपको एक बहुत ही सिंपल, पहले इनका कमेंट पूरा पढ़ते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी अगर भारत में रह रहे हैं तो कौन सा गुनाह हो गया, वो किसी का हक नहीं मार रहे हैं, अल्लाह ने ये जमीन सारे इंसानों के लिए बनाई है। अब इनको सुनिए, अब आपको एक सीधा सा सवाल इनको भी अगर मैं कर दूं कि आपने कितने रोहिंग्या, मुस्लिम और बांग्लादेशियों को अपने घर में बसाया है। एक सिंपल सा सवाल है सभी के लिए, आप जिस घर में रह रहे हैं, मान के चलिए, इसको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझिएगा, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपके घर में आपका कोई रिश्ते, नातेदार, परिवार वाला नहीं, अचानक से जिसे आप दूर दूर तक कोई जानते नहीं, अनजान आदमी आपके यहां आकर रह जाए, 1 दिन 2 दिन, फिर धीरे धीरे वो आपके कमरों पर, आपके पानी पर, आपके खाने पर, आपके घर पर कब्जा करने लगते हैं और जाने से मना कर दें, और आप कुछ उसे भगाने की कोशिश करें तो उससे आप उल्टा आपसे मारपीट करने लग जाए, फिर 2-4 लोगों को और वो अपने साथ रखने लग जाए, तो समझिए स्थिति कैसे हो जाएगी। और यही स्थिति है भारत देश की, कि जहां पर आप अपने ही घर, भारत आप मान लीजिए आपका अपना घर है, और इस घर में अनजान लोग, दूसरे देश के लोग आकर के आपके ही संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, और आप उनको पुशबैक करने के बजाय अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हो सकता है भारतीय नहीं बल्कि किसी और यहां पर देखा देश का सपोर्ट कर रहे हैं। ये कहीं भी हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है, यह है एक देश की नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा। इसे मुस्लिम वर्ग को ध्यान में रखकर उसे टारगेट करके या किसी तरीके भ्रमित करने की कोशिश नहीं करनी। यहां पर एक चीज को ध्यान रखिए, यह है नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, और ऐसे सभी अवैध यहां पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुस्लिम या कहीं भी किसी भी देश के नागरिक हैं जो भारतीय नहीं है, उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है, अगर आप घुसपैठ करके या फर्जी तरीके से यहां पर रह रहे हैं। और इसी को लेकर के आपको एक रिपोर्ट भी बताता हूं। रिपोर्ट इतनी खतरनाक है कि आप सोचकर दंग रह जाओगे, ठीक है।
रिपोर्ट सोचिएगा, घुसपैठ कर भारत आए रोहिंग्या मुसलमानों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आती है। यह न्यूज आर्टिकल है, दैनिक भास्कर का है। यह आर्टिकल यहां पर देखिए लिखा क्या है, रोहिंग्या मुसलमान मृतकों के आधार पहचान चुरा रहे हैं। अब समझिए, यानी एक व्यक्ति जो भारतीय है मर गया है, उसके बाद ये रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे हैं, उसके बारे में पता कर रहे हैं, उसकी आधार पहचान जो है अपने नाम पे बना ले रहे हैं, उसकी जमीन उसके घरों पर कब्जा करके और वहां पे रहना शुरू कर दे रहे हैं। एक बहुत ही खतरनाक माइंडसेट है। आप समझिएगा कितना बड़े लेवल का अपराधी यहां पर माइंडसेट है और आप इससे यहां पर अनजान है, और ये बड़े स्तर पर हो रहा है। ये के करके यहां पर क्या कर रहे हैं, आपके क्षेत्र पर यहां पे कब्जा कर रहे हैं, नौकरियों पे कब्जा कर रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और एक टाइम के बाद ऐसे लोग आपके देश के सगे नहीं होते, वो आपके देश में ही रह करके दूसरे देशों के मंसूबों को भी पूरा कर सकते हैं। अभी दिल्ली में जो विस्फोट हो रहा है ना, ऐसी घटनाएं आपको भारत में जगह जगह होने लग सकती हैं। इसलिए बहुत ही यहां पर सचेत रहना है और एसआईआर जैसे कानूनों को यहां पर पूरी तरीके से यहां पर लागू करना चाहिए। स्थिति को और समझिएगा, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक फैसला यहां पे दिया। उनके सामने देखिए पूरा जब मामला सामने आया तो वो भी बड़े असमंजस में फंस गए। उन्होंने क्या कहा, कोर्ट का कहना है कि देखिए बांग्लादेश से लगातार हो रही घुसपैठ ने असम की आबादी ही बदल दी है। अब बदलने वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया है। इस असम में जो घुसपैठ की समस्या है उसकी डेमोग्राफी को पूरी तरह घुसपैठ को चेंज कर दिया है। और कोर्ट ने यहां पर कहा कि देखिए अगर इन घुसपैठियों को आप देश से नहीं निकाल सकते, पहले तो सीधा सीधा निकालिए, अगर नहीं निकाल सकते हैं तो एक चीज सुनिश्चित करिए कि ऐसे लोगों को नौकरी, जमीन और शादी के अधिकार नहीं मिलने चाहिए असम में। यानी ना तो वो असम के लोगों शादी कर सकें, ना ही यहां पर असम की जमीन को खरीद सकें, और ना ही असम की किसी भी तरीके की नौकरी पर कब्जा कर सकें, चाहे सरकारी चाहे अन्य तरीके की। डेटा आपको दिखाते हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम की आबादी है वो किस देश में कितनी है। यहां पर भारत पर नजर डालिए, इनकी संख्या जो है 40,000, ये जो ज्ञात है वो संख्या 40,000 है। अनगिनत इसके बाद भारत में कहां कहां किस किस राज्य में कितनी फैल गए हैं, ये लाखों की संख्या हो सकती है, जिसका डेटा यहां पर ना हो। स्थिति इतनी गंभीर है, आप समझते चलिए कितनी ज्यादा खतरनाक स्थिति है और क्यों यहां पे लागू होना चाहिए। स्थिति को आपको समझाते हैं। इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन को देखिए, जो डेमोग्राफी की मैं बात करता हूं, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट से लगे हुए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इनके डिटेंशन सेंटर हैं। वो देखिएगा कहां का, ये जो ब्लैक सर्कल आप देख रहे हैं, कोकरा झर पे है, गोलपारा पे है, तेजपुर में है, डिब्रूगढ़ में है, जोरहाट में है और सिलचर में। ठीक है, ये लगभग आपको देखा है तो कई यहाँ पे राज्यों में, आसम में है, अरुणाचल में है, आपका त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में है। और ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इन डिटेंशन सेंटर में इनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये एरिया जो है, यहाँ पे जो कॉक्स बाजार है, ये रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हैं। फिर ये धीरे धीरे जो है बांग्लादेश और कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट के रीजन के थ्रू इन्होंने अच्छा खासी संख्या में यहाँ पर अपनी घुसपैठ यहाँ पर कर रखी है। अब रोहिंग्या खतरनाक क्यों है या अवैध बांग्लादेशी खतरनाक क्यों है, एक यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ डेटा आपको दिखाता हूं। देखिए कई सारी घटनाएं हैं जो अलग अलग समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में हुई हैं। 16 अप्रैल की घटना दिल्ली में जहांगीरपुरी में, अगर आपको याद हो तो हनुमान जयंती के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें रोहिंग्या मुस्लिम शामिल हुए थे। दूसरा यहां पर यूएनएचआरसी के अनुसार भारत में दिसंबर 2021 तक करीब 18,000 रजिस्टर्ड रोहिंग्या हैं, सिर्फ 18,000 रजिस्टर्ड की बात की जा रही है। इसके अलावा रोहिंग्या आबादी जो है अधिकतर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में, इनकी संख्या जो है भारत के एक नहीं बल्कि कई राज्यों में है जो कि बढ़ गई है। इसके अलावा यह भी यहां पे कहा गया है कि हिंसा के लिए यहां पर रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेशियों को यहां पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यानी कि इनका अपना एक गठजोड़ बन रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी मिलकर के इस तरह घटना यहां पर कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक 40,000 हैं रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं और सरकार की अवैध रोहिंग्या को डिपोर्ट करने की योजना सुप्रीम कोर्ट में इस पर यहां पर विचाराधीन है। आखिर इस मुद्दे पर कोर्ट से यहां पर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? आप अवैध रूप से यहां पर देखिए बाहर करना एक अपना मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर कोर्ट को भी कहीं ना कहीं यहां पर सीधा सरकार पर छोड़ना चाहिए। देखिए मुद्दा अगर नेशनल सिक्योरिटी का है तो कोई भी यहां पर आपका चाहे वो कोर्ट्स हो उनको भी यहां पर हस्तक्षेप बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, और करना भी है तो फैसले त्वरित रूप से किए जाने चाहिए ताकि यहां पर इसका इलाज जो है वो जल्दी किया जा सके। स्थिति थोड़ा समझाते हैं आपको, रोहिंग्या मुस्लिमों के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताते हैं। देखिए रोहिंग्या इस्लाम को मानने वाले एक स्टेटलेस जातीय समूह है। स्टेटलेस यानी इनका कोई अपना देश नहीं है। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे जहां पे हिंसा हुई। हिंसा के बाद ये तेजी से दूसरे देशों में पलायन करना शुरू करते हैं। 1982 में म्यांमार ने रोहिंग्या को नागरिकता से वंचित किया था और उसके बाद से ये स्टेटलेस नागरिक बन गए।
तब से बौद्ध बहुल म्यांमार में रोहिंग्या को निकालने का एक प्रयास शुरू हुआ। 2017 में देखा है तो एक नरसंहार, और पहले म्यांमार में रोहिंग्या की आबादी जो थी वो 14 लाख थी। 2015 के बाद से 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश समेत अन्य देशों में यहां पर जा चुके हैं, समझिएगा, ठीक है। जब इनका रहते कहां थे? म्यांमार में। म्यांमार ने इनको अपना नागरिक मानने से मना कर दिया, वहां पे हिंसा शुरू होती है, उसके बाद ये भागना शुरू करते हैं और कई अलग अलग देशों में जाकर के बसते हैं। ये हिस्सा है रखाइन का जो रेड कलर से है, यहीं से निकले हैं और यही बांग्लादेश में सबसे बड़ी संख्या में रोहिंग्या हैं। फिर बांग्लादेश को से होते हुए भारत में प्रवेश कर रहे हैं, पाकिस्तान और कई सारे अन्य देशों में। अब ये समझिएगा, एक मुद्दा ध्यान रखिएगा, एसआईआर जैसा जो कानून है ये जितना जल्दी हो सके भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। इस पर तेजी से कार्य होना चाहिए। रीजन ये है कि ये सिर्फ असम, नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है, ये आप भारत के किसी भी राज्य में अगर आप एसआईआर करेंगे तो आपको हर राज्य से कुछ 100 से 1000 से लाखों की संख्या में इनकी स्थिति आपको मिलेगी। और अगर आप इनको हटाना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको सालों साल और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोग मिल जाएं जो किसी न किसी देश से आकर के यहां पर अवैध रूप से अब भी रह रहे हैं, अवैध कार्यों में संलिप्त हैं और देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। इसलिए देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। असम के साथ नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा का पूरा डेमोग्राफिक है वो यहां पर ये बदल सकते हैं और ये भारत के लिए ऑलरेडी चिंता का सबब है, क्योंकि आप सभी को पता है भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। और यहां पर अगर डेमोग्राफिक चेंज होता है और यहां पर इन लोगों की संख्या बढ़ती है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर ये लोग हिंसा का वारदात इत्यादि करके चिकन नेक कॉरिडोर को यहां पर ब्लॉक करके भारत की सुरक्षा को चिंता में डाल सकते हैं। बांग्लादेश ऑलरेडी भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, चाइना ऑलरेडी बांग्लादेश भारत के साथ यहां पर स्थिति कैसी है जानते हैं, और पाकिस्तान भी, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के यहां पर जो त्रिकोण बन रहा है और इस तरीके से इनका घुसपैठ की जो स्थिति है वो भारत की नेशनल सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो समझना और समझदारी दोनों यहां पर दिखानी जरूरी है। एसआईआर को जितना जल्दी भारत में लागू किया जाए उतना ही देश की सुरक्षा के लिए अहम है। ऐसे ही यहां पर नेशनल करंट अफेयर्स के मुद्दों को लेकर के आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच। यदि आप भी यूपीपीसीएस, आरओआरओ, आईएएस की तैयारी करते हैं तो जुड़िए हमारे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यूपीसीएस, आरओआरओ और आईएएस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे तैयारी कराई जाती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। डिटेल स्टडी, बुक्स, कंटेंट और यहां पर आपके डाउट सेशन के साथ टेस्ट सीरीज सभी कुछ अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी डिटेल दी गई हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं 9115269788 नंबर पर और बाकी डिटेल्स के लिए आप हमसे संपर्क करें। कमेंट करके चीज़ों के बारे में और भी डिटेल से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।